मानवी की शादी के 8 साल बाद मानवी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। मानवी के घर वो नन्ही परी क्या आई, मानो परिवार में खुशियों की बहार आ गई। एक दिन मानवी अपनी बेटी को अपने गोद में उठाकर प्यार से उसका माथा चूमने लगी। तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आया और वो अपने बीते हुए पलों को याद करने लगी। वैसे तो मानवी आज तक खुद को माफ ही नहीं कर पाई है। आज भी उसे यही लगता है कि शायद उसने सही समय पर माँ को सच बता दिया होता तो उसकी माँ आज उसके साथ होती। बात उस दिन की है जिस दिन उसकी माँ की 13वीं थी। कुछ रिश्तेदारों के फोन नंबर लेने के लिए जब माँ के फोन की जरूरत पड़ी, तब उसने उनके मोबाइल में देखा तो कुछ पुराने मैसेज पड़े थे। उस मैसेज में से एक मैसेज उसकी बहन श्वेता का भी था। मानवी की एक बड़ी बहन थी, श्वेता। अपनी बड़ी बहन का मैसेज पढ़ते ही उसका मन विचलित हो उठा। उसके मन में कुछ समय पहले घटी पर एक एक अनहोनी मानो फिर से ताजा हो गई हो। वो उस दिन को याद करने लगी जब उसकी माँ हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच जंग लड़ रही थी। उनका ब्लड कैंसर अपनी अंतिम चरण पर था। डॉक्टर ने घर वालों से बता दिया था कि ये अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मानवी उन दिनों अपने मायके में ही रहती थी। सब लोगों को उनकी माँ के बिछड़ जाने का गम सता रहा था और उधर उनकी माँ न जाने कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी। उनकी आंखों में बस कुछ दिखता था तो किसी के आ जाने का इंतजार। वैसे तो सबके सामने मानवी के पिताजी किसी से कुछ नहीं कहते थे, पर वो अच्छी तरह जानते थे कि माँ को किसका इंतजार था। उनको इंतजार था तो बस उनकी लाडली श्वेता के आ जाने का, और हो भी क्यों ना भला। आखिर माँ को श्वेता दी को देखे हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। इन सालों में उन्होंने कितनी बार अपने मन को समझाया होगा। अपनी पहली संतान, अपने जिगर के टुकड़े को फोन करने से खुद को रोका होगा। वो ये सब कैसे कर पाई होंगी पता नहीं। माँ में इतना धैर्य कहाँ से आता था। कितना मन को मार कर और भावनाओं को बांध कर रहना आता था। कैसे उन्होंने अपनी आंख की पुतली, अपनी राजकुमारी को देखे बिना दिन गुजारे होंगे। अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखने को अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कितना छटपटाई होंगी जब वो अपनी बेटी का साथ ना दे पाई होंगी। मानवी ने कहा, जब मैं खुद एक बेटी की माँ बनी तो अब समझ पा रही हूँ कि माँ के लिए वो कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें श्वेता दी और परिवार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा तो माँ के मन में भी रहा होगा श्वेता दीदी के लिए, क्योंकि उन्होंने माँ का विश्वास जो तोड़ा था। मानवी सोचने लगी, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस दिन श्वेता दी अपने प्रेमी समीर के साथ शादी करके घर आई थी और सबसे माफी मांग रही थी। पिताजी जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे, जब इस लड़के के साथ तुमने हम सब का विश्वास तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। जब माँ आगे बढ़कर पिताजी को थोड़ा शांत कराना चाहा कि इस तरह ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे तो अपने घर की ही बदनामी होगी, अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम ना उछालिए। माँ की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पिताजी ने माँ को थप्पड़ मार दिया और कहा कि ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुम्ही ने इसको सर का ताज बना लिया था, पर ये तो कीचड़ निकली कीचड़, और उसी कीचड़ में मेरी इतने दिनों की कमाई हुई इज्जत को मिला दिया। माँ को पिताजी के उस थप्पड़ का उतना दर्द नहीं हुआ जितना उनके मन को ठेस पहुंची। जो पिताजी माँ से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे, आज उन्होंने सबके सामने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अब तक तो बाहर लोग भी इकट्ठा होने लगे थे, अब घर की बात घर में छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि भागने के पूरे 10 दिन बाद दीदी अपने प्रेमी के साथ लौट कर आई थी, और वो भी शादी करके। एक ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर हिंदू में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर, एकदम से बचने बचाने वाली बात तो थी नहीं। ऊपर से पिताजी फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़कर लोगों को उनके अर्थ बताते थे।
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिताजी को ही अपना गुरु मानते थे। माँ और पिताजी के संस्कारों की लोग दुहाई देते, और उस घर की बेटी ने ऐसा कदम उठाया जो समाज में घोर निंदा का विषय बन गया। पिताजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था, उतना ही अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से था। तो दीदी को माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। जब दीदी पैदा हुई थी तो घर में इतनी खुशियां मनाई गई थी, पूरे मोहल्ले में पिताजी ने लड्डू बंटवाए थे। श्वेता दी इतनी खूबसूरत थी कि उनके सुंदरता के चर्चे पूरे शहर और रिश्तेदारों में होते रहते थे। पर माँ को दीदी की खूबसूरती को लेकर हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ये सुंदरता हमारी बेटी की जिंदगी न बर्बाद कर दे। और अंत में वही हुआ जिसका माँ को डर था। जैसे ही दीदी ने इंटर की परीक्षा दी, माँ पिताजी से दीदी की शादी करने की बात करने लगी, क्योंकि माँ को दीदी की हरकतों से लगने लगा था कि शायद वो किसी के साथ प्रेम में पड़ चुकी हैं। इसलिए वो दीदी की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी। पिताजी ने साफ मना कर दिया और बोले, अभी श्वेता बहुत छोटी है, जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसकी शादी करा दूंगा। मैंने तो उसके लिए लड़का भी देख लिया है। लड़के की बात सुनकर तो माँ ऐसे खुश हुई जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी मनपसंद का खिलौना मिल गया हो। माँ पिताजी से लड़के के बारे में पूछा तो पिताजी ने बताया, वो मेरे बचपन के दोस्त है ना, शिवाकांत मिश्रा, उन्हीं का बेटा है। लड़का काफी पढ़ा लिखा और संस्कारी है, अच्छी जॉब भी करता है, और वो लोग तो कब से अपनी श्वेता का हाथ मांग रहे हैं। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो हम उन लोगों को कल ही घर बुलाकर रिश्ते की बात पक्की कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद एंगेजमेंट कर देंगे। इससे रिश्ता पक्का हो जाएगा। शादी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कर देंगे। माँ ने कहा, ये ठीक रहेगा। माँ को लगा जब दीदी की एंगेजमेंट हो जाएगी तो उनकी प्रतीक से बातचीत शुरू हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। जब माँ पापा ये सब बातें कर रहे थे तो श्वेता दी ने सुन लिया था। वो कमरे में आकर बहुत देर तक भुनभुनाती रही कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे ये तो पता था कि दीदी इतनी आसानी से माँ पापा के पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। दीदी और समीर के रिश्ते के बारे में मेरे दोस्त अक्सर मुझसे बताया करते थे, पर मैं मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं दीदी को समीर के घर कुछ ज्यादा ही आते जाते देखने लगी थी। पूछने पर कहती, कुछ नहीं, उसकी बहन से मेरी दोस्ती है, बस इसलिए जाती हूँ। पर दीदी ऐसे घर से भाग जाएंगी या तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी सहेली आरती की शादी में शामिल होने के लिए दीदी माँ से कहकर गई कि माँ, आरती की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही हैं। मैं भी रुकना चाहती हूँ, कल सुबह आ जाऊंगी। आप पिताजी को कैसे भी मना लेना। माँ भला अपनी लाडली को मना कैसे कर पाती। जाते जाते दीदी पलटी और कस कर माँ को गले लगी। फिर मुझे गले लगाकर प्यार से मेरे गालों को चूमने लगी। मैंने दीदी से हंसकर कहा, आप तो सबसे ऐसे मिलकर जा रही हैं जैसे आपकी ही विदाई हो। दीदी मुस्कुराते हुए शादी के लिए निकल गई। अगले दिन सुबह से शाम हो गई पर दीदी घर ना आई। जब माँ आरती के घर फोन करके पूछी तो पता चला कि वो तो रात में ही वहां से निकल गई थी। अब तो माँ को चिंता होने लगी कि कल रात को निकली मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई, कहीं उसके साथ। वो रोने लगी और ये बात जाकर पिताजी को बताई। पूरे 10 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पिताजी ने ये बात बहुत छुपाने की कोशिश की थी, पर ऐसी बातें भला कहाँ छुपाने वाली थी। खैर, बात तो फैलनी ही थी और फैली भी खूब। इतनी कि घर से निकलते ही जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, श्वेता का कुछ पता चला। अगर दीदी भागने के 1-2 दिन बाद भी लौट आती तो बात संभल जाती, पर वो लौटी भी तो पूरे 10 दिन बाद, समीर से निकाह करके। सब चौंक गए थे। माँ पापा की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 10 दिन बाद वापस आना। इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों से इतनी शर्मिंदगी होती थी कि वो लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं समझते थे खुद को। लोग माँ पापा की परवरिश पर सवाल उठाने लगे। लोग कहते कि दूसरों को रामायण का ज्ञान देते थे और खुद की बेटियों को अनुशासन नहीं सिखा पाए। अरे धिक्कार है ऐसी परवरिश और संस्कार पर। ये सब माँ पापा से सहन नहीं हो रहा था। पिताजी तो दीदी को कभी माफ नहीं कर पाए थे। उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई गिड़गिड़ाई, पर पिताजी तो जैसे पत्थर के हो गए थे।
जिस समाज में आज तक सर उठाकर जीते आए थे, उसी समाज में उन्हीं की बेटी ने उनका इतना तिरस्कार करवाया। ये बात पिताजी से सहन नहीं हो पा रही थी। उन्होंने दीदी से कहा, आज से तू मेरे लिए मर गई और जा जहां जाना है तुझे। बस उसी वक्त समीर का हाथ पकड़ दीदी जो पलटी तो फिर कभी मुड़कर ना आई। पर माँ के लिए दीदी की कमी कोई पूरी करने वाला नहीं था। वो हर दिन दीदी को याद करके रोती बिलखती रहती थी। धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया, जिससे उनका शरीर कमजोर होता चला गया। वो बीमार रहने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है माँ को, ऐसा बताया। एक बार ऐसे ही उड़ते उड़ते खबर आई कि श्वेता दी के 3 बच्चे पहले से हैं और अब चौथा होने वाला है। दीदी के लाख कोशिश के बाद भी बच्चा पैदा करने का दबाव बना है श्वेता दी पर। श्वेता बहुत कमजोर हो गई हैं। उनका पति उनको मारता पीटता भी है और खाने पीने का भी ध्यान नहीं देता। यह सब सुन माँ और भी परेशान रहने लगी। पिताजी की चोरी छुपे मासी के बेटे के हाथ कुछ सामान और कुछ पैसे माँ ने भिजवा दिए थे। पता नहीं कैसे पिताजी को मालूम पड़ गया और वो माँ पर काफी नाराज हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने को माफ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ थी कि अगर दीदी और समीर का प्यार सच्चा था और वो दोनों शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी का तो इंतजार कर लेते, घर में बताते तो सही। बहुत जल्दबाजी में उन्होंने अपने भविष्य का फैसला कर लिया था। मानवी ने कहा, घर वालों के साथ साथ मुझे भी ऐसा लगता है कि दीदी को घर वालों को जरूर बताना चाहिए था। मेरा मानना है कि जिसने मुझे जन्म दिया है उसका अधिकार भी है हम पर, इसलिए उनकी राय जानना भी बहुत आवश्यक होता है। उतावलापन उत्साह युवाओं का स्वभाव है, परंतु धैर्य और दूरदर्शिता तो उम्र के साथ ही आती है। दी ने जो भी किया हो उससे परिवार तो टूट ही गया था। पिताजी एकदम खामोश हो गए थे और सबसे ज्यादा कोई टूटा था तो वो थी माँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी खुश नहीं रह पाती। और यहाँ तो उनकी लाडली ना सिर्फ उनसे दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तोड़कर चली गई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। माँ अपने मन की बात मन में रखते रखते और भी उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब यह जानलेवा रोग उन्हें निगल गया। उनका कैंसर जब तक पता चला लास्ट स्टेज पर था। घर वाले तो सब कुछ दांव पर लगा कर बैठे थे, बस किसी तरह माँ ठीक हो जाए। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर पिताजी से कहा, पिताजी, माँ बस एक बार दीदी से मिलना चाहती हैं। उनसे मिलकर शायद माँ की हालत में सुधार आ जाए। मुझे नहीं लगा कि पिताजी इतनी आसानी से मेरी बात मान जाएंगे। उन्होंने मेरे मासी के बेटे के साथ दीदी को लेने के लिए मुझे भेज दिया। जब मैं दीदी के ससुराल पहुंची तो घर के बाहर काफी लोग इकट्ठा थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई अनहोनी हुई है। रोने की आवाज भी आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज और तेज हो गई। किसी ने कहा, अभागी पूरी जिंदगी अपने मायके वालों को तरसती रही, इंतजार करती रही। वह आए भी तो उसकी मौत के समय। मैं कुछ समझ पाती। दीदी की सास ने कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जब श्वेता अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब उसने मुझसे कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार हिंदी रीति रिवाज से कराना। अब तुम लोग आ गए हो तो उसका अंतिम संस्कार तुम लोगों के ही हाथों होना चाहिए। अपनी बहन की अर्थी को कंधा दिए बिना नहीं जाना। मेरे और भैया के लिए ये खबर एकदम अविश्वसनीय लग रही थी कि माँ की लाडो हमारी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से दी इस दुनिया से चली गई। हमारे पहुंचने के 4 घंटे पहले मैंने रोते हुए पिताजी को फोन किया तो फोन पर उधर से पिताजी की रोने की आवाज आई। बोले, तुम जल्दी से घर आ जाओ मानवी बिटिया, तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। सुनकर मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ये कैसा संयोग है भगवान। उधर माँ और इधर दीदी, दोनों लोगों ने एक साथ ही दुनिया से विदा ले लिया। ये कैसी विडंबना थी और कैसा अद्भुत संयोग। एक ही साथ में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जिन्हें इस दुनिया ने तो जाति समाज के बंधनों में जकड़ कर मिलने नहीं दिया, शायद उस दुनिया में, उस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता है, वहां उनकी आत्मा मिल सके। जब हम वहां से वापस आए तब माँ का फोन निकाला और देखा
दीदी का वो आखिरी मैसेज, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है माँ, एक बार अपनी छाती से लगा कर माफ़ कर दो ना माँ, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो माँ। काश काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता, काश माँ को ये मैसेज पढ़ने दिया होता, तो शायद मेरी दीदी और मेरी माँ दोनों मेरे साथ होती। मेरा पछतावा तो अब उम्र भर का है। अपने अंतिम दिनों में माँ और उनके साथ पिताजी ने भी दीदी को माफ कर दिया था, पर क्या मैं खुद को अनजाने में ही की हुई इस गलती के लिए माफ कर पाऊंगी? कभी कभी आंखें बंद करती हूँ तो माँ और दीदी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। दोनों लोगों ने साथ ही तो इस दुनिया से विदा लिया था। शायद वहां दीदी माँ की गोद में चैन से सो रही होंगी। इस निर्मम दुनिया से परे एक माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही होगी। शायद दोनों ने मुझे माफ कर दिया हो, वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए। मैं करती भी तो क्या? समाज पिताजी को जीने नहीं दे रहा था, इसलिए पिताजी के कहने पर मैंने ही माँ के फोन से दीदी का नंबर डिलीट कर दिया था, ताकि माँ दीदी से बात ना कर सके। धीरे धीरे माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका फोन घर पर ही छूट गया। मैं आज भी अपने इस अनजाने में किए हुए गुनाह की माफी दीदी और माँ से मांगती रहती हूँ। पता नहीं वो दोनों मेरे इस गुनाह को कभी माफ कर पाएंगी या नहीं। दोस्तों, अगर हमारी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।